सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ममता शर्मा अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट टू गवर्नेंस में अपनी अगली वीडियो लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो आज की वीडियो का जो कंटेंट है, इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का महत्व, जो कि पुरानी जो हमारी पिछली वीडियो है उससे ही बिलोंग करती है, क्योंकि उसमें हमने कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़े थे और आज के ये जो टॉपिक्स हैं इनको भी इम्पॉर्टेंस में ही लिया जाता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट जहाँ पर हम रह रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रह रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रह रहे हैं या रूरल एरिया में रह रहे हैं या अर्बन एरिया में रह रहे हैं, आप किसी भी जगह के रेजिडेंट हैं तो वहाँ पर प्रशासन आपकी किस तरह से हेल्प कर रहा है या आपको किस तरह से सुविधा मुहैया करवाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। तो ये सारा समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला जो इसमें कंटेंट है वो है की ऑफ सक्सेसफुल प्लानिंग, यानी कि जितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट बनाती है उनको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ज़रूरी है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर जो कि स्टेबल हो, क्योंकि स्टेबल स्ट्रक्चर ही सभी प्लानिंग को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकता है। क्योंकि पहले भी मैंने आपसे ये बात डिस्कस की है कि कोई भी प्लानिंग जब बनती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर बनती है, उसे कहा जाता है नीति आयोग, जहां पर सारी की सारी प्लानिंग्स का फ्रेमवर्क होता है और उसी को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक भी कहा जाता है। इसमें इतने बड़े बड़े विद्वान होते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि एक एक प्लानिंग को लेकर पूरी तरह सोच समझकर विचार विमर्श करके उसकी एक की ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं। तो वो जब ड्राफ्टिंग तैयार होती है तो जो नीति आयोग है, जो सेंट्रल लेवल पर है, केंद्रीय नीति आयोग का जो एक पार्ट है स्टेट लेवल पर, जिसे कहा जाता है राज्य नीति आयोग, वहां पर नीति आयोग जो है राज्य बोर्ड के पास भेज देता है और राज्य बोर्ड जो है अपना जो है हेडक्वार्टर किसी जो भी स्टेट होते हैं उसकी कैपिटल में रखता है, अपने राज्य की राजधानी में होता है और उसके जितने भी राज्य बोर्ड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट विंग्स होते हैं, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बटे होते हैं। मान लीजिए एजुकेशन की कोई भी पॉलिसी बनाई गई, आरटीई है जो राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी है जो कि 86 में बनी थी, तो वो नीति आयोग ने, उस समय योजना आयोग था क्योंकि नीति आयोग 2015 में इसका नाम नीति आयोग रखा गया, उससे पहले जो है 1950 से योजना आयोग चल रहा था। तो आरटीई जो एक्ट बनाया गया उसको स्टेट लेवल पर लागू किया गया, स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट विंग को दे दिया और इस तरह से वो अपने अपने लेवल पर शुरू किए गए और शुरू करके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किस किस लेवल पर कहाँ कहाँ किस स्टाफ की हमें ज़रूरत पड़ी, उसके लिए सारी की सारी जो जितनी भी छानबीन करना है और जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उन क्रिएट को दूर करना एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का काम होता है। क्योंकि देखिए जितने भी हमारे, अब आप नीति आयोग का ही मान लीजिए, जो चेयरपर्सन होता है वो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारा का सारा जो सोचने का और समझने का, वहाँ पर बैठकर ड्राफ्टिंग करने का टाइम निकाल सकें। तो इसलिए जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं वो हर लेवल पर बैठते हैं एंड दे बिलोंग्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज द फर्स्ट एंड नेक्स्ट इज फोर्स टू स्टेबलाइज द फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो पॉइंट है इट इज रिलेटेड टू दिस पॉइंट, ओके। तो स्थायित्व निर्माण करने की शक्ति के रूप में, और उसमें पहला क्या है, हम किस कंटेंट को उठाएंगे कि गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल लीडर्स कम्स एंड गोज बट एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन्स स्टेबल। देखिए स्टेट में या सेंटर में, चाहे किसी भी स्टेट में भाजपा की गवर्नमेंट है या कांग्रेस की गवर्नमेंट है या एनी अदर किसी अदर पार्टी की गवर्नमेंट है, वो
चीज एक तरफ रखी रह जाती है, क्योंकि अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबल है, देखिए सरकारें आती हैं जाती हैं, आज कोई भी किसी भी नेता को कोई भी पोर्टफोलियो दे दिया जाता है और उसे हेल्थ मिनिस्टर कहें या एजुकेशन मिनिस्टर कहें या अनदर कोई भी पोर्टफोलियो है उसके पास, तो वो परमानेंट पोर्टफोलियो नहीं होता है, क्योंकि नेता तब तक वहां पर अपनी पोस्ट पर है जब तक उसकी सरकार है। लेकिन जैसे ही बहुमत गिरा या सरकार खत्म हुई, नेता भी उस पोर्टफोलियो उस पोस्ट को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन क्या उस पोर्टफोलियो के अंडर जितनी वर्किंग है वो ऐसे की ऐसी रह जाएगी या वो लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट ओवर हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सेक्रेटेरिएट बना होता है, जो सचिवालय बना होता है, जो सबका सारे डिपार्टमेंट का ब्रेन कहलाता है, वो सचिवालय किससे बिलोंग करता है? जितने भी हमारे सेक्रेटरी हैं। और सेक्रेटरी कौन होते हैं? जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, वरिष्ठ सीनियर आईएएस ऑफिसर। तो वो जब रहते हैं तो सरकारें चाहे आए चाहे सरकारें जाएं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमारे प्रशासन का स्टेबल होना जरूरी है। तो इसलिए ये जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के काम हैं वो किसी के सरकार के आने और जाने से रुकते नहीं हैं। और आगे जो मैं इसके साथ लिंक करना चाहूंगी, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है कि जब तक स्टेबल गवर्नमेंट या स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक कोई भी प्लानिंग सिरे नहीं चढ़ सकती है, क्योंकि जो प्लानिंग का लेवल होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि बनी एक जगह और फैल गई चारों तरफ एज अ पिरामिड। जैसे आपने देखा है ना कि पिरामिड किस तरह का होता है। पिरामिड का अगर हम स्ट्रक्चर में अगली वीडियो में आपको बताऊंगी, तो पिरामिड की तरह कि यहाँ पर ये पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है कि टॉप लेवल पर जो यहाँ पर प्लानिंग बनी है, फ्रेमवर्क हुआ है, उसको अनदर लेवल पर डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। और डिसेंट्रलाइज लेवल पर अलग अलग सचिव, अलग अलग अधिकारी, अलग अलग मुखिया बैठे होते हैं, जो इन सब चीज़ों को रिवाइव भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, और अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है इम्प्लीमेंटेशन में तो उसको दूर भी करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल हार्मनी, टू मेक सोशल हार्मनी। अब सामाजिक एक रूपता के लिए क्या करता है? देखिए, हमारा जो समाज है, समाज के बिना कोई भी प्राणी नहीं रह सकता, कोई भी इंडिविजुअल नहीं रह सकता, कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकता। जैसे कि किसी जो फेमस फिलोसफर है उसने कहा है कि समाज के बिना जो रह सकता है वो या तो दानव होता है या देवता होता है। यानी कि अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो सोसाइटी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो सोसाइटी के कल्चर को किस तरह से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से सोसाइटी के कल्चर को इम्प्रूव करता है, किस तरह उसमें चेंजेस लेके आता है, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंट लेवल के, डिफरेंट पार्ट्स के, डिफरेंट जाति के या अलग अलग कल्चर के लोग जो है रहते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मेन जो है वो ड्यूटी बनती है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या है? सॉल्व द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। देखिए, जब भी कोई सोशल चेंज होता है उसमें जो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का होता है। जैसे कि पहले क्या होता था कि रूरल एरियाज होते थे, ज़्यादातर जो हमारी इकोनॉमी होती थी एग्रीकल्चर बेस्ड होती थी, लेकिन आज के टाइम में क्या है, मॉडर्न एरा में अगर हम देखें तो मैक्सिमम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं। वहाँ पर उनको अच्छा पैसा मिलता है और वर्किंग आवर्स वो सही होते हैं, अदर फैसिलिटीज़ मिलती है, तो उनका अट्रैक्शन रहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज में जाने के लिए। तो उसके साथ साथ ही जब उनके पास पैसा आता है उनका सोशल स्टेटस भी बढ़ता है, इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ता है। तो वो जब दोनों चीज़ें बढ़ती हैं तो धीरे 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 मॉडर्नाइजेशन की तरफ वो लोग जाना शुरू करते हैं। अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जब जाते हैं तो डिफरेंट तरह के चेंजेस आते हैं सोसाइटी के अंदर, तो उन चेंजेस को कंट्रोल करना और ऐसे चेंजेस जो कि सोसाइटी की सभ्यता को बनाने के लिए
काफ़ी हानिकारक हो, डेंजरस हो, उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल लगाता है। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं, बहुत सारे कामकाज ऐसे होते हैं जिससे सोसाइटी के ऊपर धब्बा लग जाता है, तो उस चीज़ों को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अपनी स्पेशल विंग बनाता है और उनको कंट्रोल करता है। और इसी तरह से अगर हम लें कि एडमिनिस्ट्रेशन डज देयर वर्क अबव द सोशल डिस्पैरिटीज। अब क्या है कि मान लो एडमिनिस्ट्रेशन के आगे कोई भी काम आया है, चाहे वो गलियां बनाने का काम है, रोड्स बनाने का काम है, या स्ट्रीट लाइट्स लगाने का काम है, या सीवरेज बनाने का काम है, लाइट सप्लाई देने का काम, एनी वर्क, वो सोशल डिस्पैरिटीज यानी कि जो ऊंच नीच की भावना होती है उससे ऊपर उठकर एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। वो ये नहीं देखता कि ये जो है किस कैटेगरी के लोगों के लिए गली बनाई जा रही है, वो ये नहीं देखता कि इस रोड पे किस कैटेगरी के लोग चलेंगे, अमीर चलेंगे, गरीब चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन सभी तरह के भेदभावों को भुला करके सभी लोगों के लिए एक जैसा काम करता है, सेम वर्क फॉर द ऑल ह्यूमन बीइंग। तो ये एक जो है मेन पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का। अब अगला है, अगली इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं इसको और ज़रूरत भी कह सकते हैं। तो इसमें जो कंटेंट है, एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन स्कूल एंड कॉलेजेस, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन को स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, स्कूल्स में जो सिविक्स एक एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है, तो सिविक्स के बारे में जो पढ़ाया जाता है, या कॉलेज लेवल पर आकर जो हम लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करते हैं, उसका जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी होता है, क्योंकि हमें अपने जो है गिव नॉलेज अबाउट अवर राइट्स एंड ड्यूटीज़। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको मैं सबसे पहले इसी को ही एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स या हमारे सिविक राइट्स क्या क्या हैं और हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले ड्यूटीज़ को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ड्यूटीज़ कर्तव्यों को जान जाते हैं तो प्रशासन से हमें अपने आप जो है हमारे अधिकार मिल जाते हैं। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, और उन फंडामेंटल राइट में हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हम किस तरह से अपनी लाइफ को डेवलपमेंट की और सक्सेसफुल की ओर लेके जा सकते हैं, तो ये प्रशासन से हमें काफ़ी इसकी नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट है अवेकन ऑफ सिविक कॉन्शियसनेस। देखिए, ये भी इसी से ही मिलता जुलता है। हम अगर किसी देश के नागरिक बनते हैं तो वहाँ की जब नागरिकता हमें मिलती है, देखिए अगर आप इंडिया में पैदा हुए तो आपको जन्मजात नागरिकता मिल गई है ना, सिटीजनशिप मिल गई है। लेकिन अगर आप कहीं अदर फॉरेन कंट्री से आए हैं, आपने यहाँ पर सिटीजनशिप ली है, तो दोनों चीज़ों में जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये है कि एज अ सिटीज़न आपको क्या क्या करना है और एज अ सिटीज़न आपको क्या क्या बेनिफिट्स सरकार देने वाली है। तो उन बेनिफिट्स के बारे में जानने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई जो है स्कूल में और कॉलेजेस में करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आफ्टर ऑल कोई भी जो मुखिया होता है, एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर तभी सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है अगर उसने एडमिनिस्ट्रेशन को नज़दीकी से पढ़ा हो। देखिए, प्रैक्टिकली वो फील्ड में जाकर पता करेगा, प्रैक्टिकली जब वो पोस्ट पर बैठेगा तब उसको एडमिनिस्ट्रेशन का पता चलेगा। लेकिन जब वो पढ़ रहा होता है, पढ़ता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी कंटेंट्स हैं उनसे जो समझता है, तो जब वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है तो उसको अपनी प्लानिंग्स को बनाने और आगे इम्प्लीमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो हमारा टॉपिक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस जो हमारा YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो आज इस सारे टॉपिक को ख़त्म करते हुए मैं आप सबसे नमस्ते कहूँगी और अगली वीडियो लेकर जल्दी से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तो धन्यवाद। जय हिंद।